एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बड़ा ही मज़े का टॉपिक है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स के अंदर जी। ये वाला क्या होती है हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। हम कहते हैं जी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालना हो तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस काम को करने के लिए उस एनर्जी को हम लोग नाम दे देते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालने के लिए उसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। या फिर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम ग्रेविटेशन फील्ड टू अ डिस्टेंस एट इन्फिनिटी वेयर ग्रेविटेशन फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से इन्फिनिटी पे लेके जाने के लिए एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड ज़ीरो होती है, इस एनर्जी को बेसिकली हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम लोग इसकी देखते हैं जी तो मैथमेटिकली जो हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल टू आ जाती है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर के इक्वल आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी का ही एक प्रूफ है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस एम है। उसको हम लोग शिफ्ट करवाते हैं अर्थ से लेकर, कोई भी हम लोग अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड में एक पॉइंट वन इमेजिन कर लेते हैं। लेट्स सपोज दैट पॉइंट वन जो है ये अर्थ की एक ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर आ रहा है। हम लोगों ने अपने एक ऑब्जेक्ट को अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड से एन पॉइंट तक लेके जाना है। लेट्स सपोज दैट ये जो पॉइंट अभी आपके सामने डिस्प्ले हुआ है इसे हम एन पॉइंट कह देते हैं और एन पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड जो है जी वो ज़ीरो के इक्वल है। तो हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट वन से लेकर पॉइंट एन तक लेके जा रहे हैं। पॉइंट वन के ऊपर ग्रेविटेशन फील्ड तो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन पॉइंट एन के ऊपर कोई ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपने होल पाथ को जो कि पॉइंट वन से लेकर एन के दरमियान है इसको हम लोग स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस के अंदर डिवाइड कर देंगे। लेट्स सपोज दैट टू डिस्टेंस है, फिर थ्री डिस्टेंस है, अप टू एन माइनस वन डिस्टेंस है। आप लोगों ने क्या किया है जी, आप लोगों ने होल पाथ को स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देना होता है। हमें अच्छे तरीके से पता है कि जब आपने वर्क डन फाइंड करना हो फॉर वेरिएबल फोर्स तो हम होल पाथ को स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। हम सपोज करते हैं अर्थ सरफेस से जो पॉइंट वन है उसका जो डिस्टेंस है वो आर वन है, जो सेकंड पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है वो आर टू है। इसी तरीके से जो लास्ट पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है उसे हम लोग आर एन का नाम दे देते हैं जी। तो आर वन आर टू आर थ्री अप टू आर एन आर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स वन टू थ्री एन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हमारे पास बन जाती हैं। हम सपोज करते हैं कि आर वन और आर टू के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट बनता है हमारे पास वो सिंपल आर के इक्वल बन जाता है विच इज़ इक्वल टू आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाई टू। मिड पॉइंट फाइंड करने का ये फार्मूला है। दिस इज द मिड पॉइंट बिटवीन पॉइंट वन एंड पॉइंट टू हमारे पास बन जाता है। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब हमें अच्छे तरीके से पता है जो हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल लॉ जो है जी, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर हमारे पास होता है। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब बेटा हमारा टारगेट क्या है कि जो इक्वेशन नंबर टू के अंदर आर स्क्वायर आ रहा है हमने इसकी वैल्यू पहले फाइंड करनी है। जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। टारगेट पूरी डेरिवेशन के अंदर क्या है जी कि आप लोगों ने वर्क फाइंड करना है। तो वर्क को फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है और फोर्स की ज़रूरत होती है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए आप लोग इक्वेशन नंबर टू को यूज़ करेंगे। इसके अंदर आर स्क्वायर की जगह पर आप लोगों ने आर स्क्वायर को आप लोगों ने कन्वर्ट करना होगा आर वन और आर टू की फॉर्म में। तो नेक्स्ट अगर हमारे पास यही है जी कि हम लोगों ने अपने आर स्क्वायर को ही डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखें जी कि आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर टू के अंदर जो कैपिटल एम है ये इंडिकेट करता है मैस ऑफ अर्थ को और जो स्मॉल एम है ये इंडिकेट करता है मैस ऑफ ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा होता है। तो जैसे आपको पीछे मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों ने आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप सपोज कर लें कि डेल्टा आर जो है ना ये हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान की सेपरेशन है। वो कौन से दो पॉइंट्स हैं जी, पॉइंट वन और पॉइंट टू। इनके दरमियान की जो सेपरेशन है उसे हम डेल्टा आर का नाम दे देते हैं विच इज़ इक्वल टू बन जाएगी आर टू माइनस आर वन बन जाती है। उसके बाद आप यहाँ से आर टू की अगर वैल्यू निकाल लें तो वो बन जाती है आर वन प्लस डेल्टा आर के इक्वल बन जाती है। आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने आर टू की वैल्यू को जो मिड पॉइंट सब लोगों ने आर की वैल्यू निकाली थी आप लोगों ने वहाँ पे यूज़ करनी होगी। इसको लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 ए का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर वन जो आप लोगों ने आर फाइंड किया था आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाई टू, वहाँ पर आप आर टू की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दें।
तो R1 प्लस डेल्टा आर प्लस R1 डिवाइड बाई 2 हमारे पास बन जाता है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 2 टाइम R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2 बन जाता है। ये आपके पास R आ गया है। तो आप लोगों ने इसकी स्केयरिंग कर लें अगर, तो उनके पास R स्केयर आ जाएगा 2R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2 होल स्केयर। जब आप इसको स्केयर लेंगे तो यू विल गेट 4 टाइम R1 स्केयर प्लस डेल्टा आर स्केयर प्लस 4 टाइम R1 डेल्टा आर डिवाइड बाई 4 हमारे पास आ जाता है। अब देखें जी इस इक्वेशन को जब आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो आपके पास आर स्केयर की कुछ इस फॉर्म में वैल्यूज़ बन जाती हैं जो भी आपके सामने डिस्प्ले हुई हैं जी। इसको आप लोग कह दें इक्वेशन नंबर 3 सॉरी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो टर्म हमारे पास लिखी हुई है ना डेल्टा आर स्केयर डिवाइड बाई 4, जब आप इसको 4 से डिवाइड करवाएंगे तो हम कहते हैं ये बहुत ज़्यादा स्मॉल टर्म है। मतलब .1 और .2 के दरमियान की जो सेपरेशन है ये काफ़ी स्मॉल है। ये इतनी स्मॉल है कि आप डेल्टा आर स्केयर बाई 4 को ज़ीरो इमेजिन कर लेते हैं। तो आप इसकी जगह पर इमेजिन ज़ीरो पुट कर दें क्योंकि ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो जब आप स्केयर लेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर और कम आ जाएगा। तो इस वजह से हम लोग इसको जीरो की सपोज कर लेते हैं। आप इस टर्म को जब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर यूज़ करेंगे यू विल गेट डेल्टा, और इसके अलावा इस टर्म को भी यूज़ करें और डेल्टा आर की वैल्यू जो कि R2 माइनस R1 थी इसको भी आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर यूज़ करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। आर स्केयर 4 टाइम R1 स्केयर प्लस 0 प्लस 4 टाइम R1 डेल्टा आर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी डिवाइड बाई 4 बन जाता है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों के पास आर स्केयर की वैल्यू आ जाएगी R1 इंटू R2 बन जाती है जी। तो आप इस आर स्केयर की वैल्यू को अपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यूज़ करें जो कि आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फार्मूला था। तो आपके पास F इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई R1 इंटू R2। तो ये आप लोगों ने फोर्स फाइंड कर ली, इसे आप लोग इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें। अब वर्क को फाइंड करने के लिए फोर्स की भी ज़रूरत है और डिस्प्लेसमेंट की भी ज़रूरत है। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है जी कि आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो आप लोग इसको फाइंड करने के लिए आप लोग सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हो फ्रॉम .1 टू .2। तो हमारे पास इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आ जाएगा वर्क फ्रॉम 1 टू 2 F डॉट डेल्टा आर हमारे पास पहुंच जाता है। ठीक है, डेल्टा आर हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है। फोर्स की वैल्यू भी आप लोगों के पास बेटा जी आई हुई है, डेल्टा आर की वैल्यू भी आप लोगों के पास आई हुई है। डॉट प्रोडक्ट को आप ओपन करते हैं तो आपके पास कॉस थीटा आता है। अब यहाँ पे देखें तो आप लोग अपने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड शिफ्ट करवा रहे हैं और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है। तो इस वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन जाएगा। आप यहाँ पर cos 180 सब्स्टिट्यूट करवा देंगे और आपको अच्छे तरीके से पता है कि cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो वर्क फ्रॉम .1 टू 2 बन जाएगा -F डेल्टा आर बन जाएगा जी। एफ की वैल्यू भी आप लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, डेल्टा आर की वैल्यू भी आपको पता है। तो आप इस इक्वेशन के अंदर इसको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवा दें तो वर्क फ्रॉम 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई R1 इंटू R2। ब्रैकेट में आप लोग लिख लेंगे R2 माइनस R1 लिख लेंगे जी। अब बेटा आप लोगों ने R1 और R2 को दोनों साइड पे डिवाइड करवा देना है तो आपके पास कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन बन जाएगी जो भी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कुछ कटिंग करेंगे आप यहाँ पर तो आप लोगों के पास R2 से कैंसिल हो जाएगा, R1 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ब्रैकेट के अंदर 1/R1 माइनस 1/R2 बन जाता है। तो ये बेटा आप लोगों के पास वो वर्क आया है जो आप लोगों ने अपने जब ऑब्जेक्ट को मूव करवाया था .1 से लेकर .2 तक। सिमिलरली अगर आप अपने ऑब्जेक्ट का वर्क फाइंड करेंगे फ्रॉम .2 से लेकर 3 तक तो आप इसी क्वेश्चन को यूँ भी कह सकते हैं माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ब्रैकेट के अंदर अब आप 1/R2 माइनस 1/R3 लिख देंगे। क्योंकि आप लोग अगर इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन को देखें तो आपने जब .1 से 2 पे लेकर गए थे तो आपने 1/R1 माइनस 1/R2 लिखा है। तो जिस पॉइंट से अपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवा रहे हैं उसको पहले लिखना है और जिस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं उसको बाद में लिखना है। सिमिलरली आप अगर इसको इन टर्म ऑफ एन की फॉर्म में देखेंगे तो आपने n-1 से n तक अपने ऑब्जेक्ट को लेके जाना है। तो आप लोगों के पास जो डिस्टेंस बनेगा वो 1/r n-1 माइनस 1/r n हमारे पास बन जाता है जी। उसके बाद क्या करना है जी, आप लोगों ने टोटल वर्क फाइंड करना है n स्टेप्स के लिए। तो टोटल वर्क आपको अच्छे तरीके से पता है वो हमारे पास क्या बनेगा जी, वो इन सारों का सम बन जाएगा टोटल वर्क जो होगा हमारे पास। ठीक है जी। अब 1 से लेकर 2 तक जो वर्क है वो भी आप लोगों ने फाइंड कर लिया, 2 से लेकर 3 तक जो है वो भी आपने फाइंड कर लिया और n-1 से लेकर n तक जो वर्क है वो भी आपने फाइंड कर लिया, वो आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे मेरा बेटा देखें तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम जो है ये कॉमन निकल रहा है। आप इसे कॉमन निकाल देंगे। जब इसको आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास जो पीछे क्वेश्चन बच जाएगी वो 1/R1 माइनस 1/R2 अप टू 1/Rn माइनस 1 टू माइनस 1/Rn। तो अब यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो R जो -1/R2 है ये प्लस में भी लिखा हुआ है। तो ये सारी टर्म्स फिर आपस में कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास जस्ट 1/R1
-1/r n बच जाता है। तो ये आपके पास निकल आता है टोटल वर्क। अब देखिए आप लोगों ने जो अपना n पॉइंट था उसको आप लोगों ने इमेजिन किया हुआ था इन्फिनिटी पर। इक्वेशन नंबर 5 के अंदर जो n पॉइंट आ रहा है इसको आप लोगों ने इन्फिनिटी बोला हुआ है, तो आर एन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। जब आप यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 1/r1 - 1/इन्फिनिटी। और याद रखिएगा आप जब किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करवाते हैं तो आपका आंसर जीरो आ जाता है, तो इसकी जगह पे आप लोग लिख लेंगे जीरो। यहाँ से हमारे पास जो टोटल वर्क आएगा वो माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ब्रैकेट में 1/r1 बन जाता है जी। यही आप लोगों के पास तो आप लोगों के पास जो टोटल वर्क बनता है, और टोटल वर्क को आप लोग एनर्जी की फॉर्म में लिख दें यू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई R1 से आप सब्सक्रिप्ट को रिमूव कर दें, सिंपल आर बच जाता है जी। तो ये आप लोगों के पास बेसिकली थी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालने के लिए। अब याद रखिएगा जैसे जैसे आप लोग अपवर्ड इंक्रीज करेंगे तो आपकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, और जब आप डाउनवर्ड आएंगे तो आप लोगों के पास डिक्रीज करती जाएगी हमारे पास जी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको एक दो दफ़ा आप लिखेंगे तो होप सो दैट ये टॉपिक आप लोगों का सही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।